तो कोई बच्चा मुझे बताए कि सेंट्रल प्रॉब्लम हम किसे कहते हैं? रिसोर्स एलोकेशन। चलो, मुझे उम्मीद थी कि सब गलत बोलोगे लेकिन सब सही बोल रहे हो। अब हमें ये नहीं बोलना है, कोई सेंट्रल प्रॉब्लम पूछे तो ये नहीं बोलना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू, ये आंसर नहीं है। सेंट्रल प्रॉब्लम मीन्स प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, and this resource allocation give birth to what to produce? How to produce, for whom to produce, and problem of growth and efficiency. तो मेरे ख्याल से ये हो गया था और ये हो गया था। ठीक है, आज हमें करना है फॉर होम टू प्रोड्यूस से। चलिए ध्यान से सुनेंगे, जब लिखने को बोलूंगा तो लिखिएगा। चलिए समझते हैं। देखो, हमने इस बात को समझा लास्ट क्लास में कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो हम उसका इस्तेमाल बहुत ठीक तरीके से करते हैं, जिसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। लिमिटेड होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? इकोनोमाइजिंग। इकोनोमाइजिंग का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का ठीक इस्तेमाल, दैट इज पुटिंग द रिसोर्सेज टू देयर बेस्ट पॉसिबल यूज। ये हमने पढ़ा। अब देखो, व्हाट टू प्रोड्यूस ने हमें यह सिखा दिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस ने हमें यह सिखा दिया कि हमें प्रोडक्शन कैसे करनी है। अब इसका मतलब क्या है? वस्तु जो है, जो कमोडिटी है, वो बन करके तैयार हो चुकी है। कमोडिटी जो है वो ऑलरेडी बन करके तैयार हो चुकी है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं रोज रात में सो जाता हूं, सुबह उठता हूं और दीवालों से बोलता हूं कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं, फिर घूम जाता हूं, इधर देख के बोलता हूं मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकता हूं। तो क्या मेरी इन हरकतों से बच्चा मुझ तक आ जाएगा? चाहे मैं कितना भी बड़ा दिव्य ज्ञानी हूं, तो कैसे आएगा बच्चा मुझ तक? चलो, एक तो हुआ एडवर्टीजमेंट, एक ही बात है। पर मैं यहां एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग आपको नहीं बता, मैं कह रहा हूं कि जो मुझे आता है उसके लिए मुझे अब एक मीडियम चुनना पड़ेगा जिसके तहत मैं अपनी नॉलेज को आप तक पहुंचा सकूं। तो होम टू प्रोड्यूस यही बताता है कि जो प्रोडक्शन हुई है उसको उसके टारगेट कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसीलिए बच्चों, फॉर होम टू प्रोड्यूस को हम एक और नाम से जानते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। किस नाम से? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों नामों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखेंगे। होम टू प्रोड्यूस भी आ सकता है एंड प्रॉब्लम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन भी आ सकता है। अभी मत लिखो, अभी सुनो आराम से। मैं लिखने का टाइम तो तुमको देता ही हो ना, फिर दिक्कत क्या है? अब बच्चों, एक कार है, ये मान लो कार है, ये डब्बा जो है ना, यही कार है, और इस कार की कीमत 2 करोड़ रुपए है। तो कार को किस बात से मतलब है कि आपकी पर्सनालिटी 2 करोड़ के कार के लायक होनी चाहिए, या आप 2 करोड़ की कार चलाने योग्य होने चाहिए, या आपको 2 करोड़ की गाड़ी चलाने के लिए वो ड्राइविंग स्किल होने चाहिए, या आपके पास पैसा होना चाहिए? सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, पैसा। तो होम टू प्रोड्यूस यही बताता है कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मतलब कौन व्यक्ति कितना काबिल है, क्या बैकग्राउंड लेके आता है, इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि आपके पास वो अवेलेबल रिसोर्सेज है कि नहीं, ताकि आप अपनी टारगेट कमोडिटी को खरीद सके। तभी तो इसका क्या नाम है? प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझ आई बात? अब जो लिखवा रहा हूं वो लिखो। पहले ये हेडिंग डाल ली। इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल केक। अब तुम कहोगे सर ये नेशनल केक क्यों लिख रहे हो? नेशनल केक मैंने क्यों लिखा बच्चों?
नेशनल केक यहां किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? नेशनल इनकम को। तो मैं नेशनल इनकम भी लिख सकता था, पर मैंने क्या लिखा? नेशनल केक। क्यों? नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। स्टडी मटेरियल ने क्या वर्ड यूज किया हुआ है? नेशनल केक। तो आपको ध्यान में रखना है, मैं पहले भी आपको क्लास में बोल चुका हूं, जो स्टडी मटेरियल के शब्द है हम उसे चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यू बनता है कहां से बनता है? वही से। तो लेकिन हाँ, ब्रैकेट में लिख लीजिए नेशनल केक। यहां ये किसको रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है? नेशनल इनकम को। अमंग वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब इसका देखो सिंपल मतलब ये होता है, जिसके पास जितनी क्षमता होगी, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होगी, वो उतना ज्यादा नेशनल इनकम में से अपना शेयर ले पाएगा, है ना? तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन सिंपल वी कैन से दैट हु शुड गेट how much from the total output produced. किसी ने पूछा मुझसे, सर कौन से चैप्टर का टेस्ट लिखना है? तो मुझे लिखना था डिमांड, मैंने लिख दिया दामाद। टाइपिंग एरर हो गया, तो कह रहे सर दामाद, तो फिर मैंने ठीक किया। समझ गए बच्चों? यहां तक कोई दुख समस्या कष्ट? ठीक है, चलिए अगले पॉइंट में आइए, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। ये बताओ, इंसान ज्यादा पैसा होने से अमीर होता है, या कम पैसे हो, इस्तेमाल सही से करने आता है तो अमीर हो जाएगा? ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा को भी अच्छे से इस्तेमाल करे, लेकिन अगर पैसा कम भी हो पर उसको रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या है? सही नॉलेज है, तो वो अच्छा पैसा बना लेगा। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड इफिशियंसी हमें यह बताता है कि आप जो भी इनकम, अभी लिखो मत, सुनो, जो भी इनकम आप प्रेजेंट में कमा रहे हो, वो सारा पैसा आप अपनी करंट कंजम्पशन पे खर्च मत करो। उसमें से कुछ पैसे को क्या करो? सेव करो, ताकि आप फ्यूचर में इसे क्या कर सको? इन्वेस्ट कर सको। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दो लोग, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये दोनों सेम कॉलेज से पास आउट होते हैं और इनकी बच्चों प्लेसमेंट हो जाती है कंपनी पे। कितने रुपए पे? 50,000 रुपए महीना। दोनों ने सेम पढ़ाई करी है, सेम कॉलेज से निकले हैं, सेम एज है, सब कुछ सेम है, सैलरी क्या लगी? 50,000। अब यहां तक ये दोनों सेम थे, लेकिन यहां से कहानी चेंज होगी। अब ये जो मिस्टर ए है, ये थोड़ा उन फिलॉसफी पे विश्वास करता है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही तो लाइफ है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अभी इंजॉय करो यार, जवानी में कौन सेविंग करता है। तो ये अपना सारा पैसा क्या करता है? उड़ा देता है, खत्म कर देता है। पर बी क्या करता है बच्चों? 40,000 रुपए खर्च करता है और 10,000 रुपए क्या करता है? सेव करता है। तो अगर ऐसा 12 महीने सेव किया बच्चों, तो कितना हो गया? अब इसका जो ऑफिस है बच्चों 6 बजे खत्म हो जाता है। अब ये उसी ऑफिस के सामने 6 बजे से 9 बजे तक चाय की रेडी लगा देता है। एग्जाम्पल है भाई, हमारा तो प्रधानमंत्री तक चाय वाला है, तुम लोग हंस रहे हो।
ठीक है, डॉली चाय वाले को देखो, बिल गेट्स को चाय पिला दिया। ठीक है, तो कितना, 1,20,000 में एक चाय की रेडी खुल जाएगी कि नहीं? ठीक है, खुल गई। तो अब 6 से 9, 6 बजे ऑफिस खत्म होता है और उसके बाद 9 बजे तक ये क्या बेच लेता है? चाय। तो मान लो इधर से भी ये महीने का कितना कमाने लग गया? 20,000। तो देखो 50 पहले कमाता था, 20 और कमाने लगा, यानी अब इसकी कमाई कितनी हो गई? 70,000। इसका खर्च कितने के बराबर है? तो अब ये महीने में कितने बचा लेगा? 30,000। तो 30,000 इंटू 12 करो तो कितने हो गए? एक चाय की टपरी खोलने में कितना लगता है? 1,20। तो 3,60 में कितने खुल जाएंगे? 3। अब इस पे कितनी चाय की टपरी है? 4 ना, एक पहले से थी। अब इसने क्या किया, 3 और खोल दी और उस पे 10-10 हजार के बंदे लगा दिए, तो भी एक जगह से कितना कमा रहा है? 20,000। और ऐसा करते करते ये बहुत बड़ा चायोस बना देता है। जो आप चायोस देखते हैं ना, उसकी कहानी ऐसे ही शुरू हुई थी। ही वॉज द सेम गाई वर्किंग इन द सेम कंपनी, और उसी के सामने चाय की दुकान से शुरुआत हुई थी। और अब आप देख सकते हैं चायोस एक बहुत बड़ा ब्रांड है, 150-200 रुपए में एक कप चाय पिलाता है। तो कोई चीज छोटी नहीं होती है, तो वहीं से मैंने ये एग्जांपल उठाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर उस बंदे ने सेव किया, तो उस पैसे का इस्तेमाल करके इसने एक पूरा चाय का क्या बना दिया? एक चेन बना दिया। अब ये नौकरी छोड़ चुका है और अपनी फर्स्ट क्लास फ्रेंचाइजी आउटलेट्स को क्या कर रहा है? रन कर रहा है। समझ आई बात? तो यही ग्रोथ एंड एफिशिएंसी का पॉइंट है कि जो भी आप पैसा कमाते हैं, ये क्या हो गया, जो भी आप पैसा कमाते हैं उसको आप प्रेजेंट कंजम्पशन पे सब मत खर्च कीजिए, फ्यूचर के लिए कुछ क्या करिए, बचाइए। जैसे तुम सब सीए बनोगे, कमाई तुम्हारी चालू होगी, तो क्या पहले दिन से ही सेविंग और ये सब शुरू कर दोगे? क्या करोगे? देखो पहले 2-3 साल एक पैसा भी मत बचाना, सब उड़ा देना, कम से कम 2-3 साल। और जब तुम्हारे सारे शौक पूरे हो जाएंगे, तब उसके बाद किस दिशा में जाना? सेविंग की दिशा में, क्योंकि तुम ऑलरेडी बड़ी मेहनत करके सीए बनोगे, तो उसके बाद तुम डिजर्व करते हो भाई। जैसे मैं बच्चों 12th पास करके दिल्ली आया था, तो शुरू के 6 महीने मुझे बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं जैसे ही दिल्ली आया, सडनली उसी वक्त मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। अब वो इंडिविजुअल अर्नर थे, तो मेरा पैसा आना बंद हो गया। तो किसी ने मुझे बताया कि यहां पे ट्यूशन पढ़ा के कमाया जा सकता है। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और एकदम से मैं कितना महीना कमाने लग गया? 70,000 रुपए महीना में किससे कमाने लग गया? होम ट्यूशन से। अब मैंने कभी जिंदगी में पैसा देखा नहीं था, 18 साल उम्र है, मानसिक संतुलन मेरा क्या हुआ होगा? और जब मैं 2013 में गया, एक साल बाद, आई वॉज अर्निंग मोर देन 1 लाख। सुबह से लेकर रात तक मैंने पाया कि दिल्ली में लोगों के पास बहुत पैसा है, तो चलो लूटते हैं। तो उस दौरान बच्चों मैंने क्या किया होगा? बहुत सेविंग करी होगी। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया। 2015-16 तक मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया, कुछ नहीं बचाया। लेकिन 2016 के बाद फिर मुझे मेरी आत्मा कहने लगी, ये तू क्या कर रहा है, किस दिशा में तू जा रहा है? तब फिर मैं किस दिशा में बढ़ा? सेविंग की दिशा में। तो यही है बच्चों पॉइंट ऑफ ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। समझ आई बात? तो इस पर लिख लीजिए, एज अ कंज्यूमर if you will spend all income on present consumption, there will be no savings for future, thus there will be no investment. इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मेनली जो क्वेश्चन आता है वो किससे आता है? व्हाट, हाउ और whom। और व्हाट, हाउ, whom में भी जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो whom टू प्रोड्यूस से आते हैं।
10, हाँ जल्दी पूछा करो, 2-3 मिनट तक ही अपनी राइटिंग याद रहती है मुझे। ठंडा पानी दे के गया है, स्कैम कर रहा है मेरे साथ। चलो भाई, तो ये हमारा टॉपिक था, समाप्त हो गया। अब हम नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। डन? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है। अब हम लोग बच्चों इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं आपको एक ओपन माइंडसेट रखने के लिए कहूंगा। मतलब नॉर्मली तो मैं कहता हूं कि टॉपिक पे स्टिक रहिए, पर इस टॉपिक पे खास तौर पे आप जितना ज्यादा एनालिसिस मेरे साथ करेंगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इस वाले टॉपिक से इंस्टीट्यूट थोड़ा केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो इसमें आप अपने मेंटल हॉरिजॉन को बढ़ा रखिएगा और जो भी आपके मन में डाउट आए पूछिएगा। इसमें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। चलिए पेन ड्रॉप कर दीजिए और पहले मेरा प्रवचन सुनिए ध्यान से। देखो, अगर आप अपनी किताब को देखोगे तो इकोनॉमिक सिस्टम आपको दिखाएगा कि एक होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म और एक है मिक्स्ड। ठीक है। लेकिन बच्चों इन तीनों का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है बच्चों कम्युनिज्म। क्या है? कम्युनिज्म। किसी को पता है कम्युनिज्म क्या होता है? एनीवन? नहीं सुना कभी? सुना? नाम ही नहीं सुना? नहीं नहीं, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी अलग चीज है। मैंने क्या बोला? ये कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, पहला करेक्शन अपने को करना है। देखो, दो नाम आपको स्टडी मटेरियल में आएंगे। एक नाम आएगा किसका? कार्ल मार्क्स। अभी मत लिखो, अभी सुनो, मैं लिखवा दूंगा सब कुछ। और दूसरा नाम आएगा बच्चों फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, ये परी वाला एंजल नहीं है, ई है। ठीक है। इन दोनों ने एक्चुअली में कॉन्सेप्ट किस चीज का दिया था? कम्युनिज्म का। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था दास कैपिटल, और दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी कम्युनिस्ट मैन्युफेस्टो। और उस किताब के अंदर इन्होंने इन तीन चीजों की चर्चा करी थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सारी बातें। लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में क्या लिखा हुआ है कि सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। बल्कि ऐसा नहीं है, इन्होंने कॉन्सेप्ट किस चीज का दिया है? कम्युनिज्म का। और कॉन्सेप्ट देते वक्त इन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म में कोई भी इकोनॉमी कम्युनिस्ट नहीं रहेगी, वो या तो कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी या किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सोशलिज्म में। लेकिन हमें किसको फॉलो करना है? स्टडी मटेरियल को। तो स्टडी मटेरियल ने कहा कि प्रोपाउंडर ऑफ सोशलिज्म कौन है, तो आप इन दोनों का नाम लेंगे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। पहली बात। चलो अब इसके बेस को समझते हैं। देखो, पुराने समय में क्या होता था? राजा वाला सिस्टम होता था। राजा हैं, महेशमती एम्पायर है, बाहुबली हैं, और बाकी सारी प्रजा है। अब एक बात बताओ, प्रजा को यही नहीं पता कि उनका लीडर कौन है, वो खुद ही आपस में मर कट रहे हैं। फिर अगर जो बच्चा है वो 12 साल का है तो उसी को राजा बना दे रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट अकबर बहुत कम एज में क्या बन गया था? राजा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये बताइए, ये आप लोगों को थोड़ा आज के समय के हिसाब से थोड़ा रैशनल सिस्टम लग रहा है? मतलब आपका लीडर जो है वो आप खुद ही नहीं चुन पा रहे हो। तो समय के साथ क्या होता है ना, लोगों का दिमाग एक्सपेंड होता है और लोगों को ना रियलाइजेशन होने लगता है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो जब लोगों को ऐसा लगता है तो फिर क्या होता है? रिवोल्ट। जनता क्या करना शुरू कर देती है? विद्रोह। अभी आपने देखा जंतर मंतर पे यही सब तो चल रहा था। अब जेनजी ये सब क्यों कर पा रहा है? क्योंकि जेनजी आगे पीछे कुछ सोचता ही नहीं है, वो कहता है जो है अभी है, मारो। मिलेनियल था, थोड़ा आगे पीछे देखता था हम लोग, लेकिन हम लोग भी ऐसे ही थे बचपन में। ये सब कहने की बात है कि जेनजी अलग है, मिलेनियल अलग है, वो सब कहने की बात है। अब जब विद्रोह होने शुरू हुए बच्चों, तो राजा का सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि हम सरकार चुनेंगे, हम तय करेंगे कि हमारा लीडर कौन होगा। तब बच्चों किसका जन्म हुआ? कम्युनिज्म का। लेकिन इसमें एक और दिक्कत आ गई। कम्युनिज्म कहता है बच्चों कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट।
और आप लोगों की किताब में जहां भी गवर्नमेंट है उसके बदले कहीं कहीं पर आपको क्या लिखा हुआ दिखेगा? स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पर यह नहीं है कि दिल्ली स्टेट है, बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है। यहां पर स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। लेकिन सर हम कैसे मान ले कि स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है? कहीं तो कुछ लिखा होगा, कोई प्रूफ तो होगा। सबके पास मोबाइल फोन है ना? सर्च करो आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सर्च कीजिए। अरे खुली क्लास में फोन चलाने बोल रहा हूं, क्या चाहिए? सर्च करो आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मिला कुछ? तो आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट का मतलब क्या होता है। समझ आई बात? तो ये स्टेट वर्ड कहां से आया है? आर्टिकल 12। तो स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, पर स्टेट का मतलब केवल गवर्नमेंट नहीं है। तो स्टेट में क्या क्या आएगा वो कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम उस आर्टिकल को ध्यान से लिखोगे तो वो स्टेट को डिफाइन नहीं कर रहा है, वो लिख रहा है स्टेट इंक्लूड्स। देख रहे हो क्या लिख रहा है? स्टेट इंक्लूड्स। तुम सब लॉ के स्टूडेंट अब बनोगे धीरे धीरे। लॉ में दो परिभाषा चलती है, एक इंक्लूसिव और एक एग्जॉस्टिव। अभी मेरे ख्याल से सर ने यह सब नहीं बताया होगा, मैं तुम लोग को पहले ही बता दे रहा हूं। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो लिखा है, ध्यान से सुनना, अब मोबाइल रख दो। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जो लिखा है वो तो है ही, इसके अलावा भी हम कुछ चीजें चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी इंक्लूसिव डेफिनेशन में स्कोप ऑफ वेरिएशन होता है, स्कोप ऑफ चेंज होता है। तो ऐसी डेफिनेशन क्या कहलाती है? इंक्लूसिव। तो स्टेट क्या है? इंक्लूसिव है। यानी कि अगर हम भविष्य में स्टेट के अंदर किसी और चीज को भी ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, और किसी चीज को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होता है जो लिखा है वही है, ना उसमें आप कुछ प्लस कर सकते हैं ना कुछ माइनस कर सकते हैं। अगर लिखा है कि 7 साल से कम का बच्चा मर्डर नहीं कर सकता, तो चाहे कैमरे में ही क्यों नहीं दिख रहा है कि 6 साल का है, मस्त गला रेत रहा है, और लिखा क्या है? 7 साल से कम का बच्चा हत्या नहीं कर सकता। तो जज साहब कहेंगे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा रियल लाइफ में केस हुआ था। एक हस्बैंड बहुत परेशान था वाइफ से, वो अपने बच्चे को ट्रेनिंग देता है कि एक दिन ना मम्मी का मेकअप करेंगे। तो बाजार से लेके आता है चाइनीज नाइफ। अब चाइनीज नाइफ जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, तुम केवल स्किन पे टच भी कर दोगे ना वहीं से काट देगा कुछ। बस बच्चे ने गया, मम्मी सो रही थी, मेकअप कर दिया। वो अलग बात है कि बाद में पिताजी को जेल हुई थी, पर मैं आपको समझा रहा हूं कि इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव क्या होता है। बाकी तो सर आपको पढ़ाएंगे ही। मैंने अपने बारे में कभी बताया तुम लोग को फर्स्ट सेकंड में कि मैं क्या क्या पढ़ा हुआ हूं? नहीं बताया? चलो बता देता हूं। देखो मैंने बीए करा हुआ है किसमें? इकोनॉमिक्स में। एमए करा हुआ है किसमें? इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने एक एमए और किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। फिर इसके बाद मैंने किया हुआ है एलएलबी। फिर मैंने किया हुआ है एलएलएम। अभी मैं कर रहा हूं पीएचडी। पीएचडी मेरा चल रहा है, तो मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूं, तुमको पढ़ा सकता हूं, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है। तो इसी वजह से मैं लॉ और इको को ना कनेक्ट करके पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे दोनों ही चीजों की नॉलेज है। खैर चलिए, तो बच्चों अब क्या हुआ, हमने किसको इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट को। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जनता यह कह रही है कि हम सरकार चुनेंगे, और अब ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी, ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो अब हमारी हर एक चीज का क्या रखेगी? ध्यान रखेगी।
लेकिन ये बताओ, क्या कोई भी स्टेट इतनी सक्षम है, इतनी केपेबल है कि वो अपने यहां के हर नागरिक का ख्याल रख सके? पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन चाहिए। अच्छा, पहले के लोगों की जरूरतें ज्यादा थी या आज के लोगों की जरूरतें ज्यादा है? आज के लोगों, आज देखिए लोग 20 साल में करोड़पति बनना चाहते हैं, तभी तो इतने सारे स्कैम होने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चे वो कौन कौन सा बेटिंग एप्लीकेशंस आ गए हैं, उस पे जा रहे हैं। मैंने सुना है कि गेम से भी लोग पैसा कमा लेते हैं। तो ये इतने सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आ गए, पहले ऐसा नहीं था। तो जितने लोगों में भूख बढ़ेगी उतना क्या होगा, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कम्युनिज्म में एक दिक्कत ये आई, कम्युनिज्म का मतलब होता है वन पार्टी गवर्नमेंट। तो अब वो गवर्नमेंट क्या करी, एक बार तो आपने चुन लिया, पर उसके बाद कौन बनेगा वो स्वयं वही सरकार चुन रही है। जैसे अभी कम्युनिस्ट सिस्टम चाइना में है, जो इधर से किसी ने कहा था, तुमने कहा था शायद, किसने कहा था, तुमने कहा था। अब चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, शी जिंगपिंग, ऑल्दो ही इज ही, नाम बस क्या है, शी, एक्स आई वाला शी है, शी जिंगपिंग। उन्होंने क्या किया है, पार्लियामेंट में खुद को वोट दे करके डिक्लेयर किया हुआ है लाइफ टाइम प्रेसिडेंट। कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, जब तक जिंदा रहेंगे वही क्या रहेंगे, प्रेसिडेंट, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं। तो ये बताओ, राजा के हटने से कोई फायदा हुआ? बस वही राजा किससे रिप्लेस हो गया, गवर्नमेंट से। तो फिर रिवॉल्ट हुआ, तब जाकर के बच्चों किसका जन्म हुआ, सोशलिज्म का। बेस समझ में आ गया? सोशलिज्म कहता है बच्चों पार्शियल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, कंप्लीट नहीं कहता है। क्या कहता है? अभी मत लिखो, ये सब ऐसे ही लिखवा रहा हूं मैं, सब तरीके से लिखवा दूंगा तुमको, पहले समझ लो। अब कम्युनिज्म और सोशलिज्म में देखो क्या फर्क है। जैसे इनके पास, क्या नाम है यार तुम्हारा, भूल गया था, तनुष। तनुष के पास ना बहुत बढ़िया बिजनेस आइडिया है, और तनुष कम्युनिज्म में है। तो तनुष वो बिजनेस आइडिया मेरे पास लेके आते हैं, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया है, अब तुम जाओ, इस आइडिया को मैं एग्जीक्यूट करूंगा। दिस इज कम्युनिज्म। ऑल दो प्लान इनका है, पर कंट्रोल पूरा किसका है, गवर्नमेंट का। ये स्वयं कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर सोशलिज्म है तो ये मेरे पास आते हैं, मैं इनका प्लान समझता हूं, कहता हूं हाँ बहुत बढ़िया है, ये देश के लिए अच्छा है, आप करिए, हम साथ देंगे। दिस इज सोशलिज्म। लेकिन अगर इनके प्लान में मुझे कोई दिक्कत दिखी तो क्या मैं मना कर सकता हूं? यस, क्योंकि परमिशन अल्टीमेटली किसके हाथ में है, गवर्नमेंट। क्या भारत में ऐसा कुछ होता है? अब इनका प्लान है, ये समझे, प्रॉफिट हुआ तो इनका, लॉस हुआ तो इनका। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। सोशलिज्म में आज भी लाइसेंसिंग सिस्टम है, आप जो भी बिजनेस करते हो उसका पहले आपको किससे परमिशन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से। तो जब गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है तो फिर आप अपना व्यापार कर सकते हो। पर क्या कम्युनिज्म में ऐसा था? नहीं, कम्युनिज्म में सब कुछ कौन करेगी, सरकार। तो प्रैक्टिकली आज के समय में क्या कहीं पे कम्युनिज्म एग्जिस्ट करता है? आज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑल्दो चाइना अपने आप को क्लेम करता है, पर चाइना इस वक्त हाईली कैपिटलिस्ट है अपने काम करने के तौर तरीकों से। तो चलिए अब हेडिंग डालिए सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, देखिए दिस कॉन्सेप्ट was given by Karl Marx and Frederick Engels in a book named as Communist Manifesto. लिख लिया?
एंजल्स, ENGLES, फ्रेडरिक एंजल। अच्छा, ईयर भी लिख लो, इन ईयर 1848। फिर लिखना, इट इज ऑल्सो known as command economy, socially planned economy, या फिर हम इसे कहते हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तीनों नाम से एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। मैं तुम्हारे स्टडी मटेरियल को इतना बुरा बोलते रहता हूं, कई सालों के बाद मैंने वापस CS पढ़ाना चालू किया है। 2016-17 में मैंने लास्ट पढ़ाया था। मैंने उनका स्टडी मटेरियल देखा, भाई साहब लग रहा है बनाने वाले ने कुछ खा वा करके बनाया है, कहीं से भी कुछ भी लिखा हुआ है। मतलब तुम लोग सोचो, तुम लोग तो थोड़ी बहुत इको जानते हो ना, डिमांड के फैक्टर्स हैं ना ही डिमांड का एक्सप्लेनेशन है, सीधा एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। बहुत अद्भुत तरीके से मॉड्यूल बनाया हुआ है। अब सब्जेक्टिव हो गया ना पेपर उनका, इको भी सब्जेक्टिव है। चलो लिख लिया सबने, आगे बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चे क्या है ना, शुरुआती स्टेज में सोचते हैं कि उनको फाउंडेशन थोड़ा मुश्किल लगता है, तो वो ना बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं CMA कर लेते हैं, नहीं CS कर लेते हैं। तो मैं ना आपको ये थोड़ा क्लियर कर देता हूं, केवल फाउंडेशन स्टेज में हो सकता है कोई मुश्किल और आसान है। जब आप फाउंडेशन क्रॉस कर लेते हो तो चाहे CMA का इंटरमीडिएट हो, चाहे CS का एग्जीक्यूटिव हो, चाहे CA का इंटरमीडिएट हो, तीनों में बराबर मेहनत है। तो उससे बढ़िया फिर इंसान क्या करे, CA ही करे। अब बच्चा, अब CMA में 80% रिजल्ट है फाउंडेशन का, 100 बच्चा बैठ रहा है तो कितना पास हो जा रहा है, 80। वो सोचता है वाह मैं तो बन गया CMA। अब CMA फाउंडेशन का बच्चा तो फाउंडेशन में ही बेचारा बहुत घिस के आया है, उसकी ऐसी की तैसी हो गई है, किसमें, फाउंडेशन में ही। तो वो थोड़ा इंटर के प्रॉब्लम्स को झेल भी लेता है। CMA वाला कहता है सब क्या हो रहा है, फाउंडेशन में तो लगा था कि भाई कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए चुपचाप क्या कंटिन्यू कीजिएगा, CA करिएगा। चलो समझ गए ये लोग, ये तो फैक्ट थे। अब एक चीज लिखना, इट इज एन इकोनॉमिक सिस्टम in which all means of production is controlled and managed by state। अब तुम लोग स्टेट का मतलब जानते हो, managed by state, but it belongs to the society। लिख लिया सबने? अब पेन ड्रॉप करेंगे और समझेंगे। यहां पर बच्चों कह रहा है, एक तरफ खुद ही कह रहा है कि जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है इसको कंट्रोल और मैनेज दोनों ही कौन कर रहा है, स्टेट। पर फिर कह रहा है बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ आप कह रहे हो कि सब कुछ किसका है, समाज का, और एक तरफ आप कह रहे हो कि सब हम कंट्रोल करेंगे। तो जब समाज का है तो समाज को दे दो, आप कंट्रोल क्यों कर रहे हो? तुम, हम सबसे टैक्स लिया जाता है, तुमसे भी टैक्स लिया जाएगा। तो सरकार ने तुमसे टैक्स लिया तो तुमने पूछा क्यों ले रहे हो टैक्स, तो सरकार ने कहा कि देश चलाना है और ये पैसा हम आप ही के ऊपर खर्च करेंगे, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। तो तुमने जवाब में कहा हम अपना खुद देख लेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट खुद कर लेंगे, आपको जबरदस्ती हमसे टैक्स लेने की जरूरत नहीं है।
ऐसा आखिर सिस्टम क्यों है? चलो टैक्स पे तो बाद में होगा, यही बताओ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा? मतलब एक तरफ खुद ही सरकार कह रही है कि सब कुछ हम कंट्रोल करेंगे, सब हम ही मैनेज करेंगे, पर सब आपका है। लेकिन इससे वेलफेयर कैसे प्रमोट होगा? ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, आप बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। और कोई अपना योगदान देना चाहे? एक सिंपल तरीके समझते हैं कि मान लो मैं 1 लाख रुपए लेके आता हूं, लाऊंगा नहीं कभी, ऐसे ही बोल रहा हूं। फिर मैं 1 लाख रुपए लेके आता हूं और क्लास खत्म होती है तो यहां पे रख देता हूं और बोल के निकलता हूं, आपस में तुम लोग बांट लेना, और चला जाता हूं। ठीक है, तुम लोग बांट लोगे आपस में, क्या होगा फिर? बांटोगे या काट दोगे एक दूसरे को? दैट इज वाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहां पर जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, स्टेट किस चीज को प्रमोट करना चाहता है? इक्वालिटी को। सबको मिलना चाहिए, जो रिसोर्स है सिर्फ आपके लिए नहीं है। जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं, वहां पे दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, मतलब बंगाल से नहीं हूं मैं, पर जहां से हूं वहां भी दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें वो सब भी होता है, एनिमेशन लोग ऐड करवाते हैं, इधर से दुर्गा माता मुंह खोलती हैं, और मतलब पूरा सिस्टम रहता है। तो हमारे क्रेज बहुत रहता है, और वो महीना 1.5 महीना तक लगा रहता है। तो उसमें क्या होता है ना, लोग प्रसाद स्पॉन्सर करते हैं। आज फलाने ने स्पॉन्सर कर दिया, तो क्या हुआ कि हम लोग छोटे थे, मैं चौथी में शायद पढ़ता हूँगा, तो एक व्यक्ति ने स्पॉन्सर किया कि जो लड्डू है वो किशन होटल का बटेगा। अब हमारे एरिया में जो सबसे फेमस होटल है वो कौन सा है? किशन होटल। तो अब सारे बच्चों में एक्साइटमेंट आ गया कि कहाँ का लड्डू बटने वाला है? किशन होटल का। तो अब हम सब इंतजार कर रहे हैं लड्डू का टाइम कब आएगा। तो शाम का 6 बजा और हम सारे बच्चे पहुंच गए लड्डू लेने के लिए। तो मैं पहले गया, मैंने कहा भाई साहब लड्डू, तो मुझे मिल गया, बट अल्टीमेट टेस्टी। फिर उसके बाद मैं ऐसे कर रहा हूं लड्डू, उसने फिर दे दिया। तीसरी बार लड्डू, चौथी बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा दोबारा आया ना, इतना मारूंगा ना। अब ये बताओ बच्चों, मैं तो छोटा सा बालक प्रसादी तो मांग रहा था, पर वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है। तो वो मुझे क्या समझाना चाह रहा था? सोशलिज्म। दैट इज लड्डू इज फॉर एवरीवन, इट इज प्रसाद। समाज में प्रसाद सबको मिलना चाहिए। तो सोशलिज्म में सरकार प्रॉपर्टी को किस तरह से देखती है? प्रसाद की तरह, और प्रसाद थोड़ा सा लिया जाता है, यहां तक नहीं खाया जाता, प्रसाद से ही पेट भर लिया। समझ आ रही है बात? ताकि क्या प्रमोट हो सके? इक्वालिटी। तो सरकार यह कहती है कि यदि आप डिजर्विंग हैं तो आपको मिल जाएगा। जैसे मानिए कि मैंने कहा कि सभी बच्चों को 10 रुपए बांटे जाएंगे, ठीक है, तो मैंने सबको 10 रुपया दिया, लेकिन इनके पास पहले से 10 रुपए हैं, तो इनको फिर 10 मिलेगा, तो इनके पास कितने हो जाएंगे? 20। तो गड़बड़ हो गया कि नहीं काम? अब ये भी लाइन में लगे हुए हैं धीरे से। तो मैं कहूंगा भाई साहब आप इस लाइन से क्या है, बाहर हो जाइए, क्योंकि मुझे सबका ख्याल रखना है। तो सरकार सिंपली ये कहती कि सब कुछ आपका ही है, बस इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, ताकि हम किस चीज को प्रमोट कर सके? इक्वालिटी को। और इक्वालिटी प्रमोट नहीं करना होता है, रेदर प्रमोट करना होता है इक्विटी। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है? उतना ही, 5 और दे देंगे तो उस पर 10 हो जाएगा। अब जैसे कि हम समझते हैं इक्विटी को, जैसे आप मैं सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं 2 घंटे पढ़ा दिया मैंने,
फिर मैं चला गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। क्या मैंने किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव किया? नहीं। लेकिन ये मेरे पास क्लास के बाद भी आके आधा घंटा पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने कहा सर आप हमारे को 2 घंटा देते हो, इनको आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो मैंने कहा वो बच्चा थोड़ा वीक है इसलिए उसको जरूरत है। तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। लेकिन आप ऑलरेडी सब कुछ समझ रहे हो फिर भी एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, फिर आप किसी से आगे निकल जाओगे। तो हम लोगों को क्या करने की कोशिश करते हैं? बराबर रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका ना एक बहुत बड़ा नुकसान है। सोचो क्या नुकसान होगा इसका, बताओ। इस इक्विटी या फिर इक्वालिटी को प्रमोट करने के चक्कर में एक बहुत बड़ा लॉस होता है। क्या? नहीं, वो तो चलो एक पर्सपेक्टिव है। लेकिन देखो क्या है, हर व्यक्ति ना सेम योग्यता के साथ पैदा नहीं हुआ। किसी इंसान में बहुत आगे बढ़ने की भूख हो सकती है, लेकिन सरकार कह रही है तू कितना भी भागेगा तुझे रेस के पैसे 10,000 ही मिलेंगे। तो उसके अंदर से जो काम करने का अर्ज है, वो जो काम करने का मोटिवेशन है, वो क्या हो जाता है? वो मर जाता है। क्योंकि सरकार कह रही है कि भाई जैसे मान लो कि अभी क्लास चल रही है, इसी दौरान चलती क्लास में एक न्यूज आ जाए कि चाहे बच्चा सीए हो या बीकॉम, सैलरी विल रिमेन सेम। चलती क्लास में कितने टिकोगे? अब भी उठ के चल जाओगे मेरे मुंह पे यार पढ़ा हुआ हम तो जा रहे हैं, फिर हम बीकॉम ही कर ले। पर ये बताओ, ये जो तुमने सीए की पढ़ाई चुन ली अपनी जिंदगी खराब करने के लिए, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है? आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा चाहते हैं। और देखो अब तो ग्रेजुएशन करने में भी कितने साल लग जा रहे हैं? 4 साल। और उसके बाद 4,000 की भी नौकरी मिलेगी कि नहीं पता नहीं। उससे बढ़िया 4 साल कहां दिया जाए सीए। हो सकता है तुम 4 साल में शायद ना बनो सीए, 5 साल में बनो, 6 साल में बनो, 7 साल में बनो, 10 साल में बनो। ठीक है, चाहता तो मैं हूं कि तुम सब 4 साल में बन जाओ। जो एक्चुअल टाइम है, अगर आपका सब कुछ एक एक अटेम्प्ट में निकलता चल जाए तो 4 साल में बना जा सकता है। लेकिन इवन आप सीए इंटरमीडिएट भी हो, स्टिल यू आर बेटर देन अ बीकॉम गाई। आपका सीए इंटरमीडिएट भी हो जाता है ना तो आप लाख रुपए के इंसान हो। हल्के में मत लेना इस पढ़ाई को। और जिस दिन तुमको समझ में आ गया ना जेन्युइनली एक सीए होता क्या है, उस दिन तुमको किसी मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस अभी तुम्हारा जो मैच्योरिटी का स्टेटस है उस लेवल पे नहीं है, पर जब तुम इंटरमीडिएट में एक आध ग्रुप निकाल लेते हो ना, उसके बाद फिर तुम खुद पढ़ोगे। फाउंडेशन में थोड़ी दिक्कत रहेगी क्योंकि एकदम से अभी 12th हुआ और फिर इतना पढ़ना पड़ता है तो दिक्कत थोड़ी आती है, पर फिर ठीक हो जाएगा सब। लेकिन यकीन मानो बच्चों, बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते, बहुत पैसा बना रहे हैं बच्चे जो ढंग से पढ़े और कर गए हैं और बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं। एक तो नेपाली लड़का है, मैं उसको आज तक नहीं भूल पाया। वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, मैं जिस हॉस्टल में रहता था उसी में वो भी रहता था। अब वो इतनी महागरीबी से निकल के आया था कि वो जिस कमरे में रहता था उसमें 3 लोग पहले से रहते थे, तो उसको सोने की जगह नहीं मिलती थी। और तो लेकिन बात ये थी कि तीनों जो भैया थे ना, वो तीनों भैया चले जाते थे सुबह जॉब पे, तो इसको पूरा कमरा मिल जाता था। ये रात भर जग के पढ़ता था और सुबह इन लोग के जाने के बाद ये सो जाता था। छोटी सी हाइट का था, मुझसे भी नाटा था। और वो बंदा 4 साल में सीए बन गया। और वो पता नहीं किस मिट्टी का बना था, वो ठंड में भी एक चादर बिछा के सो जाता था जमीन पे। असल में उसका दिमाग पूरी तरह से किधर चला गया था, उसको किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो हर चीज की कोचिंग ले सके, तो वो कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट की क्या लेता था, कोचिंग लेता था, और बाकी वो सेल्फ स्टडी करता था। 4 या 4.5 साल में वो सीए बन गया था। 6-7 महीने पहले वो मुझे ऐसे ही लक्ष्मी नगर में टहलता हुआ दिखा भाई उसने अपनी सैलरी बताई ईयरली 80 लाख रुपए। पहले मैंने बोला झूठ बोल रहा है ना, तो बोला कि बगल में ही मेरा फ्लैट है, चलो। मैं गया तो उसने सैलरी स्लिप दिखाई, 77 लाख कुछ समथिंग। उसको कोई फॉरेन कंपनी से जुड़ा हुआ था, इतना पैसा कमा रहा है। सोचो जिसको जमीन पे सोने तक को नहीं था। तो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है ये सोच के कि कोई कह दे पैसा नहीं है। भाई देखो, ये एक प्रोफेशनल पढ़ाई है,
इसमें केवल डिग्री से बात नहीं पड़ेगी, तुम्हारे अंदर वो स्किल्स भी होने चाहिए जो तुम प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओ। यार एक बात बताओ, तुम किसी का 10 करोड़ का टैक्स सेटल करवा देते हो, 10 करोड़ का तुम टैक्स सेटल कराओगे, तुमको 10-20 लाख रुपए नहीं देगा। समझ रहे हो बात को? सीए आईटीआर फाइल करने के 500 नहीं लेता, वो कम से कम 5,000 रुपए लेगा एक नॉर्मल आईटीआर का भी, क्योंकि वो आईटीआर में आपका इतना टीडीएस बचा देगा, काफी चीजें सेव कर देगा। चलो खैर, हम लोग टॉपिक से भटक गए थे, हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सोशलिज्म का बेसिक मतलब समझ में आया कि सब कुछ किसका है? समाज का। पर इसका विभाजन, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होगा, ये कौन तय करती है? सरकार। ताकि किस चीज को प्रमोट किया जा सके बच्चों? टू प्रमोट इक्वालिटी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, अब इसके लिखिए फीचर्स। पहला लिखिए इकोनॉमिक प्लानिंग। ये बताओ, किसी भी स्टेट के अंदर रिसोर्सेस की जब बात आती है तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो यहां बताओ, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, ये फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखा जाता होगा या समाज की जरूरतों को? सोशल नीड्स। तो यहां पर इसी वजह से सारी प्रोडक्शन किस बेसिस पे होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग। हाँ, वही सोशल नीड्स यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसमें लिखो, इन सोशलिज्म every production activity is planned according to the needs of the society by government. लेकिन एक बात बताओ बच्चों, हो सकता है कि आप सरकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या सरकार का अच्छा होना और उनका व्यापारी होना सेम बात है? अच्छा, देश में कौन पावरफुल है, नरेंद्र मोदी या मुकेश अंबानी? अच्छा, पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं टोटल? 545। 7 और एक्स्ट्रा जोड़ दो तो हो गए 552। 550 का एवरेज ले लेते हैं। सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? 280। क्या मुकेश अंबानी के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो 280 एमपी खरीद ले? यानी जब चाहे तब पीएम बन जाए। सोच के देखिए, ये सब तो बिकने ही तो बैठे हैं। थोड़ा जो भी उनकी कमाई है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा दे दो पैसे, यानी कल चाहे तो कल शपथ ले ले। वही बताने चाह रहा हूं। लेकिन व्यापारी का एक असूल होता है, वो कहता है सरकार चाहे जिसकी भी हो, पैसा मेरा होना चाहिए। तो उसका माइंडसेट कैसा है? टुवर्ड्स मनी। तो देखो, भारत में व्यापारी व्यापार कर रहा है और सरकार सरकार चला रही है। लेकिन सोशलिज्म में ड्रॉबैक है, अब मोदी जी ही सरकार भी चलाएंगे, सरकार ठीक से चला ही नहीं पा रहा, व्यापार कहां से चलाएंगे? समझ आ रही है बात? तो सोशलिज्म में एक दिक्कत ये भी आ जाती है, क्योंकि सरकार ही बिजनेस की तरह रिएक्ट करती है। इसकी वजह से ग्रोथ बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला तो यही है जो अभी अभी आपने पढ़ा था, कलेक्टिव ओनरशिप। बताओ कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या होता होगा? प्रॉपर्टी के ओनर सब है, पर डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू everyone, but distribution is in the hands of government. एक पॉइंट मैं तुमको अभी लिखवा रहा हूं, ये स्टडी मटेरियल में डायरेक्टली नहीं दिया है, पर इससे क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसीलिए मैं इसको एक सेपरेट पॉइंट की तरह लिखा रहा हूं।
जैसे तुमको कभी मेरे नोट्स में स्टडी मटेरियल से थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, तो तुम ये समझ जाना कि मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि उससे क्या आता है क्वेश्चन। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो स्टडी मटेरियल में है मैंने नहीं लिखवाया, उसका रीजन है कि वहां से सवाल नहीं बनते हैं या फिर वो टॉपिक उस लायक नहीं है। अभी मत लिखो, अभी सुनो। ये शब्द कभी तुम लोगों ने सुना है, सॉवर्निटी? इसका मतलब क्या होता है? सॉवर्निटी का मतलब क्या होता है? देखो, सॉवरीन होने का मतलब होता है फ्रीडम, टू बी कंप्लीटली फ्री। जैसे हमारे सर ने सॉवर्निटी, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे तो हमें सॉवर्निटी समझाया था, वो एग्जाम्पल हम आज तक नहीं भूले। उन्होंने कहा कि यदि आप मैरिड हैं तो आप सॉवरिन नहीं हैं, और यदि आप अनमैरिड हैं तो मतलब आप क्या हैं? सॉवरिन हैं। तो सवाल उठा कैसे? बोला आपके दोस्तों ने कहा चलो ऋषिकेश, आपने कहा अभी आता हूं, यू आर सॉवरिन। किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, पर आपने कहा 5 मिनट दे, बीवी से पूछ के बताता हूं। इसका मतलब आपके जो चॉइसेस हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, वो किसी और पे क्या हो गए हैं? निर्भर। इसका मतलब आपका क्या अफेक्ट हो चुका है? सॉवर्निटी। तो ये बताओ, यहां पर जो सॉवर्निटी वर्ड का मतलब समझ गए? अब यहां पर जो सॉवर्निटी है ना, ये कंज्यूमर के सॉवर्निटी की बात हो रही है। तो सोशलिज्म में बताओ, क्या कंज्यूमर सॉवरिन है? सोशलिज्म में है कि नहीं है? उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है टू चूज एनी पर्टिकुलर कमोडिटी और प्रोडक्ट? यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं यस? क्यों? कैसे, कहां कुछ चूज कर पा रहा है? सब तो सरकार करके दे रही है। सोशलिज्म का मतलब ही क्या है कि सब कुछ कौन डिसाइड कर रही है? गवर्नमेंट। कहां अल्टरनेटिव है? सोशलिज्म में कहां है अल्टरनेटिव? क्योंकि सरकार बना रही है ना सब कुछ, तो केवल आप उन्हीं में से तो सेलेक्ट करेंगे जो आपको गवर्नमेंट दे रही है। चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूं। बच्चों, हॉस्पिटल में सबसे जरूरी क्या है? डॉक्टर्स या दीवार का कलर, बेड? अच्छा, सरकार जब हॉस्पिटल, सरकार का काम तुम्हारा इलाज कराना होगा या तुमको पैम्पर करना? इलाज कराना। अब तुम सरकार को कहते हो भाई साहब आपका बेड इंक्लाइन डिक्लाइन नहीं होता, कमर दुख जा रहा है लेटे लेटे, ये चौकी जैसा लगा दिया है, गद्दा भी बढ़िया नहीं है, स्लीप वेल का गद्दा लगवाइए। सही, आदमी बीमार है, कुछ कर नहीं सकता, टीवी लगवाइए। विंडो से आपके सी व्यू नहीं आता है, छी व्यू आता है। नर्स भी औरतें आ रही है साड़ी पहन पहन के, एकदम बीमारी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो ये बताओ, सरकार आपको पैम्पर करने के लिए है? तो कह रही भाई तेरे को डॉक्टर दिए हैं, तेरा इलाज हो रहा है, बात खत्म। लेकिन एज अ कंज्यूमर आपकी चॉइस क्या है कि आपका बेड क्या हो? इंक्लाइन डिक्लाइन हो, टीवी लगा हो, एसी चले। तो ये बताओ, क्या सोशलिज्म में ये सुविधा मिल पाएगी? नहीं। तो कंज्यूमर सॉवर्निटी क्या हो जाती है? अफेक्ट हो जाती है। कंज्यूमर का फ्रीडम क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है। जैसे सरकार ने कहा, मान लो तुम आईजीपी आए और तुमने कहा कि भाई मजा नहीं आ रहा, कहीं और पढ़ेंगे, तब तक सरकार एक सर्कुलर जारी करती है कि जनकपुरी में एक ही कोचिंग चलेगी, आईजीपी। अब लो भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब भी क्या अफेक्ट हो गया? कंज्यूमर सॉवर्निटी। तो क्या यहां पर सोशलिज्म में कंज्यूमर सॉवरिन दिखता है? नहीं। देखो, कंज्यूमर के ऊपर सरकार चीजों को थोप रही है। कंज्यूमर चाहता नहीं है, पर उसको मजबूरी में क्या करना पड़ रहा है? एक्सेप्ट। पर क्या भारत में सॉवर्निटी है? यहां जबरदस्ती बैठे हो, कोई बेल्ट से मार के लाया है? भारत में तो कंज्यूमर जितना सॉवरिन है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तुमको पता है इंडिया को आज क्या कहा जाता है? सबसे कम पैसों में अगर सबसे बढ़िया सामान कहीं मिल सकता है तो वो देश कौन सा है? भारत। अभी बताऊंगा इसके रीजंस क्या है। तो लिखिएगा, इसके साथ ये जोड़ दीजिए, कंज्यूमर सॉवर्निटी इज मिसिंग
इन सोशलिज्म, बिकॉज अच्छा, मे भी ना कुछ बच्चों के मन में ये संदेह आ रहा हो कि सर लेकिन प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो होता तो है, लेकिन एक बात बताओ, उस प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी कौन अलाउ कर रही है? गवर्नमेंट। चलो मैं इस चीज को ना थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। क्या अभी तक तुम लोग को आदत नहीं लगी मेरी राइटिंग की? अच्छा ये कोई बात हुई? कंज्यूमर सोवर्निटी इज मिसिंग इन सोशलिज्म बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाई गवर्नमेंट। एक्चुअली वहां जो आईजीपी का मेन सेंटर है ना, वो क्लासरूम तो बहुत बढ़िया है। ये बोर्ड इसके 6 साइज ज्यादा होगा, लेकिन वहां थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से यहां लगानी पड़ रही है क्लास। खैर चलो, अच्छा मैं तुमको ना कुछ और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो, जब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाता है ना, तो सरकार का अल्टीमेट पर्पस तो सोशल वेलफेयर ही तो होता है। तो एज अ प्राइवेट सेक्टर आप आ करके काम करके ये नहीं कि आप दूसरों को लूट करके खत्म कर दोगे। जब आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में आओगे तो उसमें भी सरकार देखती है कि ये समाज के लिए प्रॉफिट आप कमाइए, लेकिन आपका जो बिजनेस है अगेंस्ट द सोसाइटी नहीं जाना चाहिए। जैसे देखो इंडिया में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गई, यूनियन कार्बाइड लिमिटेड एक कंपनी है, बार बार बोला जा रहा है सेफ्टी इश्यूज हैं। उसका जो मिथाइल आइसोसाइनाइट इतना डेंजरस केमिकल है, उसका पूरा ट्यूब ही ब्लास्ट कर गया, पूरा भोपाल साफ हो गया। कोई कार्रवाई नहीं है कहीं से भी कुछ भी। कई जगहों पर आज भी गांव और इन सब जगहों पे इतनी प्रॉब्लम है फैक्ट्रीज की वजह से, पर कोई सुनने वाला नहीं है। लोग उससे परेशान है, नालों में प्रॉब्लम है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, इसी वजह से सरकार जो है वहां पे हर चीज को क्या करती है, बैलेंस करके चलती है। फैक्ट्रीज का रूल होता है कि वो आपके शहरों के बीचों बीच नहीं होनी चाहिए। पर दिल्ली में कितनी फैक्ट्रीज हैं जो बिल्कुल शहरों के क्या है, बीचों बीच। दिल्ली में, भारत देश में तो एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। एक फैक्ट्री बनती है, नाम नहीं बताऊंगा मैं फैक्ट्री का, तुम सब जाके गूगल करना। एक फैक्ट्री बनती है और फैक्ट्री के 10 किलोमीटर के बाद एक अस्पताल बनता है। इधर से जो फैक्ट्री से निकल रहा है वो लोगों को परेशान कर रहा है, और वहां जब वो गिर रहे हैं तो सबसे पहला अस्पताल उन्हीं का है। और ये समझने में 36 साल लग गए। तो सोचिए हायर अथॉरिटीज क्या कर रही हैं भारत देश में, क्या इन्हें पता नहीं होगा? भारत देश में आम आदमी की जिंदगी मूंगफली के दाने के बराबर है। यहां इस देश में यदि आप योग्य नहीं हैं और आप सोचे हैं कि आपका जीवन सरकार सुधारेगी या कोई पॉलिसी रणनीति आएगी, तो भूल जाइए। भारत जैसे देश में आपके पास पावरफुल बनने के अलावा, धन कमाने के अलावा सर्वाइवल का और कोई रास्ता नहीं है।
अब ये चारों कंपनी थी, अलाउ नहीं किया। अब एक बात बताओ, सरकार ये कह रही है कि तू चारों में से कोई एक चुन ले, क्या हो गया? बॉटल कहां रखू फिर इसको? अब ठीक है, सरकार मुझे कहती है भाई तू इतना क्यों तकलीफ में है, चारों में से कोई एक चुन ले, ऐसा कर चारों मिला मिला के खा ले, इसी में से एक फॉर्मूला बना ले। तो मैं कहता हूं ठीक है। तो स्टडी मटेरियल में बच्चों पॉइंट का नाम है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, लेकिन एब्सेंट तो नहीं है चॉइस, लिमिटेड चॉइस है। देखो अगर एक होता, सिर्फ एक, तब मैं कहता कि कोई चॉइस ही नहीं है, पर यहां पे कितने हैं? चार। पर स्टडी मटेरियल में लिखा है एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, तो क्या गलत लिखा है? सही लिखा है? सही भी नहीं है, गलत भी नहीं, तो है क्या? ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, हमें क्या? गलत लिखा है सही लिखा है? अरे पहले ये बताओ सही लिखा है गलत लिखा है? कितने लोग कह रहे हैं सही लिखा है? सब सही कह रहे हो, कोई नहीं जाएगा स्टडी मटेरियल के अगेंस्ट। अच्छा कौन कह रहा है गलत लिखा है? तो बताओ फिर सर गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है? ठीक है, इन्होंने कहा लिमिटेड, यही तो मैं भी कह रहा हूं। अच्छा जो कह रहे हैं कि नहीं सही लिखा है, तो क्यों सही लिखा है? हाँ लड़का पकड़ गया लगभग, तुम क्या कह रही हो? तो उसमें से तो हम एक चुन सकते हैं ना। ठीक बात, समझ गए आप लोग? ठीक है, देखो लिमिटेड चॉइस तो मैं तब कहता ना जब चार में से किसी एक में मुझे स्वाद आ जाता। मेरे लिए स्कोप ऑफ सिलेक्शन कहां है? मुझे तो चारों में ही स्वाद नहीं आ रहा ना, समझो, यही बारीकियां तो सीखनी है भाई। लिमिटेड में तब कहता कि मैं ये कहता चलो कोई नहीं एमडीएस तो ठीक लगता ही है, इसी से काम चला लूंगा, तब लिमिटेड हुआ ना। पर मुझे तो चारों ही खराब लग रहे हैं, तो मेरे लिए मजबूरी हो गई कि नहीं? मेरे ऊपर डिसीजन को फोर्सफुली डाला गया कि नहीं? मैं रोज मूड खराब करके खा रहा हूं। इसी वजह से पॉइंट का नाम क्या है? एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। चॉइस ही एब्सेंट है। समझ आया किसी को कोई डाउट? ठीक है, और तुमको अभी पढ़ाया कि कंज्यूमर सॉवर्निटी यहां पर क्या है? मिसिंग है, तो चॉइस वैसे भी नहीं बचेगा। लिखिए, कंज्यूमर इज बाउंड टू कंज्यूम only those goods which are provided by government। अच्छा इतनी तीसरी क्लास है आई थिंक, तीसरी है दूसरी है? तीसरी है। तो तीन क्लास लेके तुमको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ये 11 12th नहीं है, इतना हिंट तो लग गया है ना। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि उसको भूल जाइएगा कि आप सोचिएगा 11 12th वाला है, तो ऐसा नहीं है। हो गया? चलिए, फिफ्थ पॉइंट, ये भी पॉइंट स्पेसिफिकली स्टडी मटेरियल में नहीं है, पर क्वेश्चन आता है इसलिए अलग से पॉइंट लिखवा रहा हूं। डुअल प्राइसिंग। देखो डुअल प्राइसिंग मिक्स्ड इकोनॉमी में भी है और डुअल प्राइसिंग सोशलिज्म में भी है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या चुनना है? सोशलिज्म। क्यों है ऐसा? जब मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। डुअल प्राइसिंग क्या होता है? सेम कमोडिटी का, नाम अपने आप में क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? सेम कमोडिटी का अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग प्राइस। तो क्या भारत में डुअल प्राइसिंग है कि नहीं है? किसने कहा है? कौन कह रहा है कि कैसे? हाँ,
अरे तो तुम सिंपली यही कहना चाहती हो ना कि जेनरिक मेडिसिन आर चीपर विथ सेम कंपोजिशन। हाँ, अब ये सही हो गई। जैसे भारत में पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके पास राशन कार्ड है उसके लिए सेम वस्तु की कीमत क्या है, कम है। तो भारत में भी देखने को मिलता है। अरे हट जाए यार, ठीक है, समझ आई बात। लेकिन इसको हम समझते हैं कि ये सोशलिज्म में क्यों ज्यादा इंपैक्टेड है। अभी लिखना मत, सुनना। जैसे बच्चों, भारत में अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें तो आई थिंक सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल। इंडिया के लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल। हालांकि मस्टर्ड ऑयल यूरोप में बैन है, अलाउड ही नहीं है वहां पे, और भारत में दबा के एकदम कुछ भी हो जाए तो मस्टर्ड ऑयल। खैर चलो, अब मस्टर्ड ऑयल को बनाने के लिए सरकार ने परमिशन दे दिया, तो यानी मस्टर्ड ऑयल कौन बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर। तो अगर प्राइवेट सेक्टर मस्टर्ड ऑयल बना रहा है तो किस पर्पस से बना रहा होगा, प्रॉफिट। ठीक है, चलो। तो अब क्या हुआ कि इस मस्टर्ड ऑयल को जो कंपनी का बनाने का कॉस्ट है 1 लीटर का कितना है, 100 रुपए, ठीक बात। और कंपनी इस पे 50 रुपए का प्रॉफिट लगाती है और कितने में बेचती है, 150, ठीक है, इतने में बेच रही है। अब सरकार ये कहती है कि देखो भाई, देश में 80% लोग ऐसे हैं जो कितना पे कर सकते हैं, 150। तो क्या अब 20% लोगों के घर चूल्हा ही ना जले, उनका भी ध्यान रखना है, पर वो कितना नहीं पे कर सकते, 150। तो सरकार कहती है तुम एक काम करो, 80% लोगों को क्या करो, 150 में बेच लो। इन पे सिर्फ कितने रुपए का प्रॉफिट लगाओ, 5 रुपए का, और इनको कितने में बेच दो, 105। तो इधर से बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा और इधर से इकोनॉमिक। इसीलिए आपने एक शब्द सुना होगा, सोशियो इकोनॉमिक, यहीं से आया है। सोशियो इकोनॉमिक का मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव एज वेल एज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। पर सोशलिज्म में किसको ऊपर रखा जाता होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव को। तो अच्छा एक बात बताओ, सरकार क्या 100 रुपए में बेचने को कह सकती है, 100 में बेच दो। 105 तो आप सबने कहा, हां 100 में बेचने को कह सकती है, यस। अंडर सोशलिज्म गवर्नमेंट कैन से दैट, बट नॉट इन मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि वो लाइसेंस किसने दिया है, सरकार ने ही दिया है। तो सरकार ये कह सकती है कि भाई तुम भी थोड़ा सा सोशल वेलफेयर करो, इतना लोगों से कमा रहे हो, थोड़ी इनकी मदद भी करो। अच्छा, क्या सरकार 95 में बेचने को कह सकती है, यस और नो, यस। लेकिन यहां पर थोड़ा कैच है, वो जो 5 रुपए का पर यूनिट लॉस हो रहा है वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिम्बर्स करना पड़ेगा, कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी प्राइवेट वेंडर को लॉस में बेचने को नहीं कह सकते हो। एक बार को नो प्रॉफिट नो लॉस आप कह सकते हो, पर अगर आप उसका लॉस करवा रहे हो तो उतना अमाउंट सरकार को क्या करना पड़ता है, रिम्बर्स करना पड़ता है। तो समझ गए डुअल प्राइसिंग का मतलब। इससे लगभग हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में डुअल प्राइसिंग से क्वेश्चन रहता है, तो लिख लीजिएगा। और ये एग्जाम्पल भी ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लेना, याद रहेगा तुमको। इट इज चार्जिंग different prices for the same commodity by different consumer segments। इसी को बच्चों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं मार्केट चैप्टर में, पर यहां पर क्या बोलेंगे, डुअल प्राइसिंग।
हाँ जी, कंज्यूम कमोडिटी बाय डिफरेंट कंज्यूमर सेगमेंट्स। किसी को कोई डाउट? हो गया? मार्केट फोर्सेस किसे बोलते हैं बच्चों? फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो क्या सोशलिज्म में डिमांड सप्लाई फोर्सेस है? प्राइवेट सेक्टर अलाउड तो है। और प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट। तो कल को वो चाहे तो 150 के बदले 170 भी कर सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। तो 6 पॉइंट लिख लीजिएगा, लिमिटेड रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है। 7th पॉइंट लिखिए, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। क्या सरकार किसी प्राइवेट वेंडर को लाइसेंस देते वक्त ये बोल सकती है कि भविष्य में मस्टर्ड ऑयल 150 से ज्यादा का कभी मत बेचना? बोल सकती है कि प्रॉफिट पर लिमिट लगा सकती है? लगा सकती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। व्हेन प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉट बाय मार्केट फोर्सेस, दैट प्राइस इज कॉल्ड एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। सबके लिए नहीं होगा, पर अगर जिस पे चाहे तो उस पर यह कंडीशन लगा सकती है। भारत में ऐसा है और तुम सबने देखा है कि है। बताओ। नहीं, माचिस पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नमक, नमक पे है, थोड़ा बहुत है। देखो, भारत में भी ना एक कानून है बाय द नेम ऑफ ईसीए, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो कोई ऐसी कमोडिटी, ऑल्दो उससे डील तो प्राइवेट सेक्टर करता है, लेकिन वो असेंशियल नेचर की है, हर घर में पहुंचनी चाहिए, तो उसके प्राइस को सरकार क्या करती है? कंट्रोल करती है। याद करो जब कोविड आया था, तो कोविड में लोग सैनिटाइजर से भाई साहब नहाने लग गए थे। मुझे तो बस नाम ही पता था कि सैनिटाइजर जैसा कुछ होता है, तो हम तो पर्दे में हाथ पोंछ के बड़े हुए हैं, हम क्या जाने सैनिटाइजर। वो तो मुझे इसलिए पता था सैनिटाइजर का नाम, मेरे साथ कॉलेज में एक दोस्त पढ़ता था शाश्वत नाम का, तो वो बहुत ज्यादा सोफेस्टिकेटेड था, तो जब भी लंच होता था तो मैं टूटता था खाने के लिए, कहता नो 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 हिमांशु, यू शुड ऑलवेज सैनिटाइज योर हैंड। ठीक है, तो बस उसकी वजह से मुझे पता था कि हाँ सैनिटाइजर जैसा कुछ होता है। लेकिन सैनिटाइजर, 20 रुपए के सैनिटाइजर के लिए लोग 200-300 रुपए देने को तैयार हो गए थे। हर कंपनी सैनिटाइजर बनाने लग गई थी, उसमें तो कुछ खास फॉर्मूला होता नहीं है। तो बाद में सरकार ने मजबूरी में सैनिटाइजर को उठा के किसमें डाला? असेंशियल कमोडिटी में, ताकि उसके प्राइस को क्या किया जा सके? कंट्रोल। कि भाई 20 ml का है तो इतने से ज्यादा कीमत नहीं होगी, 100 ml का है तो। अच्छा, सबसे ज्यादा ईसीए कहां यूज होता है? लहसुन प्याज। भारत देश में असेंशियल कमोडिटी में लहसुन प्याज खूब यूज होता है, अनियंस एंड गार्लिक। कभी कभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व करोगे प्याज की कीमत 200 रुपए किलो पहुंच जाती है, तो तुरंत ईसीए लगाया जाता है। लेकिन असेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या है कि कुछ समय के लिए कमोडिटी डाला, फिर सब नॉर्मल हो गया तो वापस क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो इसी सब प्राइसेस को जब, इवन जब प्राइवेट सेक्टर का प्राइस जब सरकार रेगुलेट करना शुरू कर देती है, तो वही प्राइस क्या कहलाने लगता है? एडमिनिस्टर्ड प्राइस। तो लिखो, व्हेन प्राइसेस आर
डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड नॉट बाय मार्केट फोर्सेस। चलिए, आज के डिस्कशन का ये आखिरी टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से यहां पर क्या मतलब है? 11 12 में भी पढ़ाया जाता है, पैसों को बांट दिया। ठीक है, एक वैलिड पॉइंट है ये डेफिनेटली। और कोई ऐड करना चाहे कुछ? हाँ जी, अरे कुछ बोला करो भाई, क्लास में पार्टिसिपेट करो। अगर तुम क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कुछ दिनों के बाद आपस में बात करने लग जाओगे। टीचर से बात करो जितना हो सके। अच्छा, तुमको ये जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, ये तो पूरे टाइम मिल सकते हैं, फोन पे भी बात कर सकते हो, बाहर भी घूम फिर सकते हो। और मैं मिलूंगा सिर्फ इसी समय। उसके बाद तुम मैसेज करोगे तो कब रिप्लाई देना ये मैं तय करूंगा, क्योंकि वो मेरा टाइम है, ये तुम्हारा टाइम है। तो क्लास में जितना हो सके इंगेजमेंट कीजिए टीचर के साथ। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है क्या? सोचो, क्या है? इक्वालिटी। 100 रुपए हैं, 10 लोग हैं, 10 10 रुपए बांट देना। इक्विटी। ये जो बताने जा रहा हूं बच्चों, ये कोई नहीं बताता, इसीलिए 100 रुपया सब पेटीएम कर देना, ठीक है? गलत नहीं मांगेंगे, जो उचित लगे। हाँ बोलो। चलो ठीक है, और कोई? बेसिक फैसिलिटी सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। तुमने थोड़ा सा सही पकड़ा था। देखो, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। याद रखिएगा इसको, दोबारा कभी जीवन में भूलिएगा मत। देखो, हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर ही नहीं सकते, यह संभव नहीं है। हर व्यक्ति की योग्यता सेम नहीं होती। जिसमें कैपेबिलिटी होगी वो हमेशा आपसे ज्यादा कमाएगा। लेकिन सरकार यह कहती है कि मैं इनके अंदर पैसा कमाने की क्षमता तो नहीं डाल सकती, इनके अंदर भी नहीं डाल सकती, इनके अंदर भी नहीं डाल सकती, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो इन्होंने कहा था, वो तो डाल सकती हूं। उसमें तो इक्वालिटी लाया जा सकता है। यानी कल को कोई बच्चा यह ना कहे कि मैं पैसे की कमी से पढ़ नहीं पाया, मैं योग्य बहुत था पर पैसों की कमी से मैं पढ़ नहीं पाया। तो हर प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी में बच्चों ये दो चीजें कंप्लीटली फ्री होती हैं। प्राइवेट सेक्टर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। हेल्थ सिस्टम पूरा कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट। एजुकेशन सिस्टम पूरा कौन कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट। जर्मनी, पूरा एजुकेशन सिस्टम किसने कंट्रोल किया हुआ है? गवर्नमेंट ने। अब देखो ये जरूरी क्यों है। देखो, हेल्थ और एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंसान के जीवन में क्या है? सेहत या शिक्षा? सेहत। जीवन में सबसे ज्यादा किसी चीज को प्रायोरिटी दीजिए तो किसको दीजिए? सेहत को। क्यों? क्योंकि बिना सेहत के आप कभी भी ना धन का भोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, आपके पास बहुत पैसा है लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि, और आप जिस मर्जी होटल में जाके खा सकते हैं, पर डॉक्टर ने कहा है भाई तुमको वाटर डाइट पे रहना है, तुमको उबला हुआ खाना खाना है, तुम क्या मजा रह गया फिर पैसे का?
आप लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, तो इतने मोटे हो गए हैं कि अंदर घुस ही नहीं सकते, तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो पैसे का भी भोग वही व्यक्ति कर सकता है जो क्या है, सेहतमंद है। अदरवाइज तुम सेहत गवा दोगे तो तुम्हारे पैसे का भोग कोई और करेगा जो सेहतमंद होगा। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, हेल्थ। तो कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर सेहतमंद है और शिक्षित है तो उसको तीसरी कोई चीज नहीं चाहिए, फिर वो जीरो से भी क्या बना देगा, साम्राज्य बना देगा। लेकिन कोई बिहार से है यहां पे, एनीवन फ्रॉम बिहार? कोई भी नहीं है। देखो मैं तो बिहार का हूं तो मैं बताता हूं, बिहार में लालू प्रसाद यादव 10 साल प्लस 5 साल राबड़ी देवी, कितने साल उन्होंने शासन किया, 15 साल। अब ये बताओ क्या बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं होते? एक्सट्रीमली एजुकेटेड पीपल, वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल। पर प्रॉब्लम क्या है, वहां के लोग अपनी सेवाएं वहां नहीं देते। अब भाई मेरे में हुनर है पर मैं सिखाऊं किसको, ऐसा ऐसा कोई क्राउड ही नहीं है, तो फिर मुझे अपने वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, माइग्रेशन ज्यादा है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ही इज LLB LLM गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी। वो जिस तरह से बात करते हैं उसका रीजन है ताकि वहां की आम जनता से वो व्यक्ति क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, आम जनता को लगे कि ये हमारे में से ही एक है, ये कोई अलग नहीं है। तभी वो कहता है बुड़बॉक इन्हें देखो, तो अब वो जाकर के इंग्लिश बोलने लग जाए वहां के लोग, ए यू पीपल डोंट मेक नॉइजेस। तो लोगों के लिए कौन विलायत का आदमी आ गया है, विदेशी। टू कनेक्ट विथ पीपल, पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, जनता से कनेक्शन। अब वो आदमी इतना समझदार था, उसने इन्हीं दो सिस्टम को वीक कर दिया बिहार में। अब जनता ना सेहतमंद रह गई ना शिक्षित रह गई, तो वो कभी अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पाई, जाती थी मस्त, वोट दे करके चली जाती थी। तो आप समझिए वो आदमी कितना तेज है कि उसने दो जो स्तंभ होते हैं कहीं के, उसी को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। अब जो आदमी बीमारी से ही परेशान है उसके पास टाइम है कि वो सोचे देश में क्या होना चाहिए। अब पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उसको क्या पता टैक्स क्या है, इकोनॉमी क्या है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। उसको तो समझ आ रहा है कि आए थे 2000 रुपया दे के गए, वो उतने में ही क्या है, खुश है। तो सोशलिज्म कहता है कि हेल्थ और एजुकेशन को कंप्लीटली फ्री कीजिए। इससे क्या होगा, आगे मैं सबको आगे नहीं बढ़ा सकता, पर इसके माध्यम से मैं सबको आगे बढ़ने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं। उसके बाद आपकी मेहनत, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाते हैं अपनी जिंदगी में। तो इसीलिए देखो इनकम के साथ एक और शब्द लिखा होता है, वेल्थ। तो इट इज एक्चुअली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इक्वल, अब लिख लो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, जब सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह क्या प्रोवाइड करे, हेल्थ एंड एजुकेशन। मेरे साथ एक दोस्त था, वो जर्मनी चला गया पढ़ने, पब्लिक पॉलिसी की पढ़ाई करने। तो उसने कहा कि भाई यहां का बैंकिंग सिस्टम बड़ा अजीब है। मैंने कहा क्या अजीब है? तो कह रहा है मुझे अपना ही पैसा रखने के लिए बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। मैंने कहा मुझे भी बड़ा एब्सर्ड लगा। तो मैंने कहा तुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा? तो कह रहे नहीं। तो फिर पैसा क्यों रखेंगे? बोला यही तो दिक्कत है भारत में और जर्मनी में। अब देखो इंडिया में लोन इतना महंगा क्यों है? क्योंकि बैंक को पहले हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, फिर उस पर अपना इंटरेस्ट लगा करके तब प्रॉफिट बनाता है। पर वहां पर सिस्टम क्या है, लोग खुशी से अपना पैसा किसको दे देते हैं, बैंक को। बैंक पे इतना ज्यादा ट्रस्ट है वहां के लोगों को, यहां तो बैंक ही लूट जाता है, पर वहां पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि लोग विदाउट एनी इंटरेस्ट अपना पैसा क्या कर रहे हैं, बैंक को दे दे रहे हैं, ताकि तुम व्यापारियों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या दे सको, लोन, जिससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। क्योंकि उसका अल्टीमेट पैसा हम ही तक तो पहुंचेगा। भारत का आदमी कैसे सोचता है, हाँ एफडी पे कितना, 4 की 4.5। तो वहां पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो उसी ने मुझे बताया था कि वहां एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाई क्या है, स्टेट है, दैट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट। वहां पर क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। समझ गए?
कोई दिक्कत? बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकता है।